जय हिंद। नमस्कार। जय भारत। जय जय गरवी गुजरात। मैं विनय चौहान क्यूए एक्सप्लोर इक्विपमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं और वीडियो का शीर्षक है पोल्ट्री व्यवसाय कैसे शुरू करें। यह वीडियो के अंदर आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी जिसमें शामिल है पोल्ट्री का व्यवसाय शुरू करने से पहले मार्केट सर्वेक्षण कैसे करें, कस्टमर्स को कैसे ढूंढे, पोल्ट्री को किस तरीके से पाले और पोल्ट्री के फूड और पैकिंग के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है, इसकी बिल्कुल डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो में बने रहे। अगर आप पोल्ट्री का व्यवसाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। पोल्ट्री व्यवसाय का परिचय। पोल्ट्री उद्योग का अवलोकन। पोल्ट्री उद्योग एक बहुत ही बड़ा वास्ट कैटेगरी है जो फार्मिंग के अंदर गिनी जाती है। विश्व के अंदर बड़े बड़े फार्मिंग के जो एक्टिविटी होती है उसमें से एक यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग निभाती है, जिसमें कृषि, पशुपालन और मुर्गा पालन, यह तीनों में ये सबसे बड़ा भूमिका निभाती है। पोल्ट्री फार्मिंग करने से ना ही भारत देश का आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ साथ में पोल्ट्री प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हेल्थ की जरूरत देश की पूर्ण करती है। पोल्ट्री का व्यवसाय के प्रकार। नॉर्मली पोल्ट्री में 3 प्रकार के फार्मिंग की जाती है। प्रथम प्रकार जो है ब्रॉयलर, जिसमें ब्रॉयलर को छोटे बच्चों को लाया जाता है और उसको 3 किलो तक का 40 से 45 दिन के एक साइकिल में बड़ा किया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। दूसरा लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग में बच्चों को लाया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, उसके बाद में उससे अंडों का प्रोडक्शन करवाया जाता है, तो उसे लेयर फार्मिंग कहते हैं। और ब्रीडर फार्मिंग। ब्रीडर फार्मिंग में नॉर्मली फर्टाइल एग का प्रोडक्शन करवाया जाता है जिसमें पेरेंटिंग किया जाता है। एक साथ मुर्गों मुर्गियों का एक जोड़े बना के रखा जाता है और उससे जो होने वाले अंडे होते हैं वो फर्टाइल एग होते हैं जिससे नए चूजे तैयार हो सकते हैं। तो उसका भी एक अलग से फार्मिंग सिस्टम है, उसके लिए भी एक अलग फार्मिंग का तरीका है। आज हम इन तीनों पे बात करेंगे। पोल्ट्री पोल्ट्री उद्योग का जब अवलोकन करते हैं तो पोल्ट्री उद्योग विश्व के सबसे प्रमुख कृषि उद्योगों में से एक, जो मांस, अंडे, अन्य पोल्ट्री उत्पादों की मांग बढ़ को पूर्ण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग न केवल पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी बड़े पैमाने पे रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करता है। पोल्ट्री व्यवसाय के प्रकार, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रॉयलर, लेयर, ब्रीडर। ब्रॉयलर को हम लोग ग्रोवर भी कहेंगे। ग्रोवर मतलब अगर आप ब्रॉयलर के सिवाय कोई दूसरे चूजों को आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप उसको ग्रोविंग फार्मिंग कहेंगे। ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग। ब्रॉयलर पालन मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए होता है, जबकि लेयर फार्मिंग पालन अंडे उत्पादन के लिए होता है। और ये वो अंडे होते हैं जो अंडे सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों प्रकार के पालन अलग अलग प्रबंधन और पोषण की आवश्यकता रखती है। मतलब आप अगर लेयर फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए जो फूड लगता है, उसके लिए जो फीड लगता है वो अलग होता है, और ग्रोइंग फार्मिंग के लिए फीड जो है वो अलग लगता है, जिसमें स्टार्टर, फिनिशर और दूसरे भी फीड्स जो होते हैं वो उसमें लगते हैं। प्रजनन और आनुवंशिकी, मैंने जिस तरह से बताया, अगर आप पेरेंटिंग करते हैं, पेरेंटिंग में आप जो अंडे प्रोड्यूस करेंगे उस अंडे से बच्चे होते हैं और नए बच्चे से नए फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग होता है। तो यह दोनों एक अलग अलग फार्मिंग है। लेयर फार्मिंग में भी एग होते हैं और यह पेरेंटिंग में भी एग होते हैं, लेकिन पेरेंटिंग के जो एग होते हैं उसके अंदर से बच्चे
होते हैं और वह बच्चे जो है फिर से ग्रोइंग फार्म के लिए, ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। तो यह भी बिजनेस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। साथ में आप फीड का भी बिजनेस कर सकते हैं। जो पोल्ट्री उद्योग के अंदर जो फीड जो दिया जाता है बच्चों को या पक्षी को, वो जो फीड जो होता है उसमें सही मात्रा से न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं। वो न्यूट्रिशंस मिला के मार्केट में उसको बेचा जाता है। तो जब मार्केट में बेचा जाता है तो वो भी एक सेगमेंट है, आप बिजनेस उसका भी कर सकते हैं। पोल्ट्री व्यवसाय का हम परिचय दें तो पोल्ट्री व्यवसाय मुर्गियां, बतख, टर्की, ईमू और भी बहुत सारे बर्ड्स है जैसे कि ऑक्स्ट्रिच, उनका भी प्रजनन और पालन पोषण और दूसरे एक्टिविटीज कर करके उसमें से उद्देश्य मांस और अंडे और कई जगह पर पंखों का भी उत्पादन करना महत्वपूर्ण होता है। पोषण, पोल्ट्री उत्पाद जैसे कि मांस और अंडे उच्च पोषण मूल्य होते हैं, जिसका प्रोटीन का मूल्य मूल्य का स्रोत होता है। सबसे बड़ा स्रोत जो है मांस से आपको प्रोटीन का होता है। और आप देख सकते हैं भारत जो है काफी बड़ी मात्रा में कुपोषित देश है। यहाँ पे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कुपोषण देखा जाता है। इसके लिए ज्यादातर लोग अभी जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़े हैं। ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स उनकी काफी सारी मांग है, डिमांड है, वो प्रोटीन की पूर्ण करती है। आप देख सकते हो कि सब्जियां जो है महंगी होती जा रही है और उसमें इतना प्रोटीन का सोर्स नहीं होता। दूध जो है काफी महंगा होता जा रहा है, परंतु एक अंडा सिर्फ 5 रुपए में, 7 रुपए में मिल जाता है और उसके अंदर काफी सारा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो वो कम लागत में आप अपने परिजनों को अच्छा प्रोटीन का सोर्स दे सकते हैं। और किफायती, जिस तरीके से मैंने कहा आपको, एक अंडा जो है 5 से 7 रुपए में रिटेल में मिल जाता है। जो उसका मांस होता है वो भी आपको 100 रुपए के आसपास किलो मार्केट में मिल जाता है। तो यह एक बहुत सस्ता एक सस्ता फूड है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है और कम पैसों में मिलता है। तो पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले मार्केट सर्वेक्षण कैसे करना है। मार्केट के अंदर आपको, अगर आप कोई भी पोल्ट्री फार्म या कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो बिना सर्वे के अगर आप उसे करते हो तो उसके जो चांसेस है फेलियर के बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले बाजार का सर्वेक्षण करने के लिए आपको कुछ चरणों में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बाजार की पहचान करनी पड़ेगी। अगर आप पोल्ट्री फार्म ग्रोइंग का फार्म लगाते हो जिसमें आप बच्चे बड़े करके बेचने वाले हो, तो आपको सबसे पहले आप इसे जगह का पता करिए। आपके आसपास में कितने मार्केट है जहां पे मांस बेचा जाता है। आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर कुछ एरिया अलग होते हैं जिसके अंदर मांस अलग से बेचा जाता है। अंडे हर रिटेल की दुकान पे बेची जाती है, लेकिन आपको थोक के बाजार के अंदर जाके पता करना है। मांस के अंदर भी आपको थोक के बाजारों को पता करना है और वहां पर जो सप्लाई और डिमांड कितनी रहती है, मटेरियल की जो मांस है उसकी शॉर्टेज कितनी होती है। अगर उसके बाद आपको उसके प्राइस का पता करना है। प्राइस अगर आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा महंगा है या बहुत ही ज्यादा सस्ता है तो वो क्यों है, उसके कारण आपको पता करने होंगे। अगर मार्केट के अंदर आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर जो है जिसका जो क्वालिटी क्वांटिटी है जो बहुत मास प्रोडक्शन करता है, तो उसके सामने अगर आप छोटे प्रोडक्शन के अंदर जाते हो तो आप जो है उसके अंदर आपको उसे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे मार्केट ढूंढने हैं जहां पे प्राइस की जो है वलरेबिलिटी आपको नुकसान न करे और उपभोक्ता की वरीयता को भी आपको समझना होगा। कई बार उपभोक्ता जो होते हैं उनकी कंप्लेंट्स होती है, जो उन्हें चीजें मिलती है, जो उन्हें मांस मिलता है वो उस तरीके का नहीं होता है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक बार समझना होगा कौन से बर्ड का उन्हें मांस सबसे ज्यादा पसंद है, वो बर्ड का ही आप खेती करें, उसी बर्ड का ही फार्मिंग करें। बाजार का विश्लेषण आप अगर करते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसमें पोल्ट्री उत्पादों की मांग किस चीज में ज्यादा है आप पता करेंगे। तो आपको मांस का मांग ज्यादा है तो वो आप पता कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं अगर अंडों का डिमांड ज्यादा है तो आप अंडों की आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको मूल्यों को किस तरीके से निर्धारण करना है, जैसे भी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर मार्केट के अंदर 100 रुपए की चीजें एवरेज बिक रही है तो आपकी कीमत 99 या 98 हो सकती है, आपकी कीमत 80 नहीं
70 नहीं हो सकती। और अगर आपकी कीमत 110 है तो वो भी नहीं चलेगा। आपको मार्केट से कॉम्पिटिटिव रेट 100 रुपए का अगर कीमत है तो 2 रुपए 3 रुपए आपकी मार्केट से प्राइस अगर कम होगी तो आपका अच्छा सेल होगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा कम करते हो तो आपकी तरफ शक की निगाह से देखा जाएगा और आपसे जो चीजें एक बार ली जाएगी मे बी शायद वो आप लंबे समय पर सस्टेन ना कर पाए। इसके लिए प्राइस इस तरीके से रखें जिससे आपको नुकसान भी ना हो और मार्केट भी कॉम्पिटिटिव बना रहे। व्यापार योजना को विकसित करना, जैसे आप कोई प्लान बनाते हो फिर उसको डेवलपमेंट के फेज के ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। जो आप जैसे एक प्लान बनाते हो, आप बनाते हो सबसे पहले पोल्ट्री फार्म के लिए आपको लैंड खरीदना है, फिर आपको जिस तरीके से आप प्रोग्राम एक एक बनाते हो उसको आपको एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। आपको उसके पहले सबसे पहले रणनीति बनाना है और रणनीति को आपको बना के फिर उसे एग्जीक्यूट करना है, उसको समय के हिसाब से बनाना है। जैसे आज मैंने जमीन खरीदनी शुरू करी तो जमीन में इतने तारीख तक इसको खत्म कर दूंगा, इसकी एक डेडलाइन आपको फिक्स करनी होगी। उसके बाद में आपको व्यापारिक उद्देश्य बनाना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं अगले 5 साल तक अपने बिजनेस के अंदर। आपको उस हिसाब से आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा। बाकी आपको बाजार का विश्लेषण ऑलरेडी आपने कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर आपने एक आउटपुट निकालना है। मान लो बाजार से आपने पता कर लिया कि भाई आपको 5,000 बर्ड एक महीने में जो है यहाँ पे बिक सकते हैं, तो आपको उसका सारांश निकालना है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर 2,000 3,000 बर्ड्स जो है उनको मिल जाते हैं और इस रेट में मिलते हैं। परंतु अगर यह रहेगा तो हम और भी इंजेक्ट करेंगे तो मार्केट में प्राइस घटने की संभावना है। तो आप उस तरीके से प्लान करें कि आप जो है आपके भी पक्षी उसके अंदर जो है ऐड हो जाए और जो डिमांड है और सप्लाई है वो डिफेक्ट ना करे और उसकी वजह से प्राइस जो है मार्केट में गिर ना जाए। आपको विज्ञापन के लिए भी आपको एक रणनीति बनानी होगी और विज्ञापन के लिए आप अपने बैनर्स आप लगा सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने बैनर्स दे सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, गूगल पर ऐड दे सकते हो। परंतु आपका जो विस्तार है, आपका जो बिजनेस है वो आपके लोकल 50 किलोमीटर के आसपास ज्यादा चलेगा, तो आपको अपने एरिया के अंदर सेल्समैन जैसे लोगों को या तो फिर आपके जो थोक के व्यापारी है उनसे आपके संपर्क बनाकर ये चीजें कर सकते हैं। आप नाबार्ड की भी हेल्प ले सकते हैं और आगे जाके आपको संचालन की योजना बनानी है और वित्तीय योजना बनानी है। वित्तीय योजना सबसे ज्यादा जरूरी है। संचालन योजना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वित्तीय योजना के अंदर आपको कैसे पैसा खर्च करना है, वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कब कब खर्चा होगा, उसका एक आपके पास में फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अगर संचालन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको सही स्थान और सेटअप का चयन करना होगा जो आपके जिसके छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप सबसे पहले बाजार से निकटता कितनी है। अगर आप बाजार से बहुत ही ज्यादा दूर आप अपना पोल्ट्री फार्म बनाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है जो है वो बढ़ जाता है, आपके नफे के अंदर ये नुकसान बनाता है। तो आप पहले नक्की करिए कि आपके पास जो जगह है आपकी वहां पे वो नजदीक है, उसमें संसाधन आपके पास में बिल्कुल पास में होने चाहिए, जैसे पावर, पानी और रास्ते। ये तीनों चीज आपके पास में होनी चाहिए। वहां पर आप एक शेड बनाते हो, बुनियादी ढांचे आपको बनाना है, जैसे भूमि, आवास और उपकरण। जैसे भूमि के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको लैंड जो है, अगर एक चूजा आपको पालना है तो आपको 1 स्क्वायर फीट तक जगह आपको चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर 5,000 चूजे आपको पालने हैं तो आपको 5,000 स्क्वायर फीट चाहिए। यह चीजें लेयर के अंदर कुछ अलग हो जाती है। लेयर फार्मिंग के अंदर बर्ड का जो रेशियो होता है वो आधा होता है, एक एक बर्ड के लिए आधा स्क्वायर फुट, क्योंकि वो केज के अंदर होता है। इसके लिए उसका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसको पालने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग सिर्फ अभी पोल्ट्री फार्मिंग कैसे चालू करनी है वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर पोल्ट्री का फार्मिंग की बात करेंगे तब हम उसे वीडियो में बताएंगे। तो आपको आवास यहाँ पे बताया है तो हम इंग्लिश में उसे शेड कहेंगे। तो शेड किस तरीके का बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, यह डिजाइन करके आपको बताना है। आप जैसे ही डिसाइड कर लेते हो तो कोई पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या शेड मैन्युफैक्चरर, शेड मेकर कंपनीज को आप कांटेक्ट करेंगे। हम भी एक शेड मैन्युफैक्चरिंग और पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसकी डिजाइन देंगे, आपको वो शेड बना के देंगे।
आपको कंफर्टेबल उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल करके देंगे, और आपको पोल्ट्री का बिजनेस कैसे करना है, आगे जाके आपको किस तरीके से उसके वैक्सीनेशन और दवाइयाँ उसको करनी है, वो सारी गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। परंतु यहाँ पर हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह वीडियो के अंदर हमने दिखाया है कि यह पोल्ट्री के इक्विपमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर यह फीडर है, ये जो है ये ड्रिंकर है जिससे वो पानी पीते हैं। ये भी आप देख सकते हैं एक प्रकार का फीडर है, ये जंबो फीडर है। ये सारे फीडर है यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये चिक्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो आप बाजार से जब चिक्स खरीदते हैं तो इसके अंदर आप डाल के ले आते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसको ये ट्रांसपोर्ट केज के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे एक के ऊपर वो एक बच्चे जो है बैठ ना जाए और मोर्टालिटी ना हो जाए। इसके लिए इस तरीके के इक्विपमेंट की बहुत जरूरत होती है, और ये इक्विपमेंट पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मैंडेटरी है। पोल्ट्री हाउसिंग की जो आवश्यकता होती है, जो मिनिमम मैंडेटरी चीजें होती है, उसको आपको इस तरीके से होती है कि पोल्ट्री के हाउसिंग जो होता है वो चार तरफ से खुला हो या बंद हो, लेकिन आपको वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिसके अंदर हवा, ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो चूजे हर तीसरे मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर जो है चूजे खत्म हो जाएंगे, पूरा का पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन की जो है आने जाने की उसकी व्यवस्था करनी, क्योंकि हजारों की मात्रा में एक साथ बहुत सारे चूजे होते हैं, तो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है वो बहुत जल्दी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के नया ऑक्सीजन वापस आ जाए, वैसी व्यवस्था जरूर से होनी चाहिए। मुख्य मुख्य विचार यह होता है। लागत का अनुमान, जैसे मैंने आपको बता दिया कि लागत जो है 2,500 पर स्क्वायर फीट आपको जो है पड़ेगी पर स्क्वायर फीट। अगर आप 5,000 बर्ड्स का शेड बनाते हैं, 5,000 बर्ड का करते हैं, तो आपको 5,000 इंटू 2,500 रुपया कर देंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली आपको खर्चे का अनुमान आ जाएगा। ये हमारा एक अंदाजा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। अगर आप हमें संपर्क करते हैं तो हम आपको एक्यूरेट कोटेशंस दे सकते हैं। आपको गुणवत्ता चूजों का स्रोत, क्वालिटी चिक्स का जो सोर्स है आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि आपके एरिया में सबसे नजदीकी हैचरी, जो हैचरी एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें अंडों को सेवने के बाद में, अंडों को हैच करने के बाद उसको उसमें से चूजे निकाले जाते हैं। नॉर्मली एक अंडे को चूजे निकालने का जो समय होता है वो 21 दिन का होता है। 21 दिन के अंदर कोई भी अंडे में से चूजा जो है चिकन का वो बाहर आ जाता है, और वह चूजा है डे 1 के दिन आपको खरीदना है। परंतु ध्यान रखें, अच्छे ही चूजे खरीदे। अगर चूजा आपका कमजोर होगा या अगर चूजा ठीक नहीं है तो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग कभी भी आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं देगा। तो आपको पता करना है कि जो अंडे का जो प्रकार है वो अंडे का प्रकार किस तरीके का है। नॉर्मली लोग कॉक का फार्मिंग करते हैं, नॉर्मली लोग सोनालिका का फार्मिंग करते हैं। आप अपने एरिया में सबसे ज्यादा डिमांडेबल चिकन कौन सा है उसको पता करें और उसी का फार्मिंग करें। चूजे के अंदर आपको कौन सा लेयर कब चाहिए, ब्रॉयलर का चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर ले और उस हिसाब से आप चूजे मंगवाए। चूजे मंगवाने से पहले एक आपको और एक चीज ध्यान रखनी कि डे 1 का वैक्सीनेशन उनको हो गया हो, वैसे ही चूजे आप खरीदे। चूजे लाने के बाद में आपको भोजन और पोषण का प्रबंधन करना होगा। तो भोजन और पोषण जो है उन्हें फीड में से मिलता है। आप देख सकते हो ऊपर स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर और फैटनर, ये 4 प्रकार के फीड है, इनको दिए जाते हैं। वो समय समय अंतराल पर दिए जाते हैं। 7 दिन स्टार्टर होता है, 10 दिन ग्रोवर होता है, उसके बाद के दिन फिनिशर और फैटर दिया जाता है। पोल्ट्री के प्रकार आपको जिस तरीके से बताया गया है कि अगर आप लेयर का फार्मिंग करते हैं तो लेयर का फार्मिंग का फीड बिल्कुल अलग होता है, और जो ग्रोइंग फार्मिंग होता है, जो ब्रॉयलर का फार्मिंग होता है, उसके अंदर भी फीड काफी अलग होता है। जिस तरीके से ऊपर दिखाया गया है कि 3 किलो तक 40 दिन में अगर उसे ले जाना है, तो ब्रॉयलर फीड को आपको इस तरह के स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, और उसके अंदर मिनरल्स के प्रमाण फिक्स होते हैं। वो मिनरल्स उसमें प्रॉपर होंगे तो आपके जो चिक्स है वो 100% 40 डेज के अंदर 3 किलो के हो जाएंगे। स्वास्थ्य और उसकी जैव सुरक्षा कैसे रखनी है। नॉर्मल पोल्ट्री के रोग जो है आपके एरिया के अंदर, आपको किसी भी डॉक्टर को पकड़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया के अंदर यह पोल्ट्री के रोग है जो नॉर्मली होते हैं, तो उसके लिए दवाइयाँ पहले से आपके पास में होनी चाहिए, समय अंतराल भी नक्की होना चाहिए। ब्रॉयलर का वैक्सीनेशन को जो शेड्यूल है
वो शेड्यूल आप यहाँ पे दिखाया गया है, वो शेड्यूल को जरूर फॉलो करें। जो डे 1 का चिक्स होता है उसको जो है हैचरी में ही दे दिया जाता है, जिसको मेरेक का बोला जाता है, गर्दन के पीछे दिया जाता है। उसके बाद 5 से 7 दिन में आरडीबी F1 का आता है, उसके बाद आईडीबी वैक्सीन का आता है, आरडीबी लासोटा, और 28वें दिन में ड्रिंकिंग वाटर। यह अलग अलग तरीके से दिया जाता है, इंजेक्शन से और ड्रिंकिंग वाटर, जिसका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। और आप जब वैक्सीन खरीदते हैं तो आपको वैक्सीन के ऊपर भी दे दिया जाता है। विक्षेपण राजनीति, आपको रणनीति, आपको किस तरीके से आपके बाजार में प्रमोट करना है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष बिक्री, आप डायरेक्ट भी बेच सकते हो, थोक विक्रेता के पास जा सकते हो, खुदरा विक्रेता रिटेल विक्रेता के पास में भी जा सकते हो आप। परंतु निर्धारित करना होगा कि आपके जो प्रॉफिट है वो अलग अलग होंगे। थोक वालों के पास आपका जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा कम होगा, परंतु जो क्वांटिटी होगा बेचने का वो बड़ा होगा। और वैसे ही रिटेल के पास में आपका जो क्वांटिटी होगा कम होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा बड़ा होगा। तो एवरेज मिला के आपका जो प्राइस है वो मैच हो जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण करना, और उसका जो जिस तरीके से मैंने बोला, आपको प्राइस आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के निर्धारित करने, क्योंकि आपकी प्राइस अगर सही नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगी। परंतु आप अगर प्राइस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रखते हो तो आपका बिजनेस 100% सक्सेस होने की जवाबदारी रहेगी। ब्रांडिंग और प्रचार, आपको मैंने जिस तरीके से बताया, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और भी बहुत सारे चैनल्स है, उसके थ्रू आप प्रमोशन करा सकते हैं। कोई आपके एरिया में इन्फ्लुएंसर है, मार्केटिंग में कोई इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है या कोई फेसबुक का इन्फ्लुएंसर है, आप उसे बुलाए, आपका फार्म का विजिट करवाए, आप उसका वीडियो बनवाए, काफी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और नए कस्टमर्स आपके बनते जाएंगे। आप अपना इंटरनेट के ऊपर इंडिया मार्ट पे भी आप अपना पैकेज ले सकते हो, जस्ट डायल पे भी आप अपना पैकेज ले सकते हो, अलग अलग जगह पे आप पैकेज अपना डलवा सकते हो। पर ध्यान रहे, आपका मार्केटिंग का खर्चा उतना ही होना चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट से ही पैसा जाना चाहिए, आपके घर से नहीं जाना चाहिए। वित्तीय योजना और बजट बनाना, जिस तरीके से बोला है, प्रारंभिक निवेश आप करने के लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सिंपल आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर 5,000 बच्चों का अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो तो 2,500 इसमें मिला दीजिए। 5,000 इंटू 2,500, यह मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट होगा अगर आप सस्ते से सस्ता पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं। बाद में आप अपनी चीजों को ऑटोमाइज करना जाना चाहते हो या कोई और चीज बढ़ाना चाहते हो तो ये चीज जो है बढ़ती जाएगी। आपको एग्जैक्ट कोटेशन चाहिए, आप हमारे वीडियो के अंत में जो कांटेक्ट डिटेल्स दिए गए उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, हम आपको उसके ऊपर भी गाइड करेंगे और आपको कोटेशंस देंगे। तदुपरांत भारत सरकार बहुत सारी इसके अंदर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, आपको जो मेन सब्सिडी मिल जाती है। ये सारी सब्सिडी अवेल करने के लिए भी हम आपको कहेंगे। पीएमजीपी स्कीम के अंदर आपको इसके अंदर ट्रेनिंग भी मिलती है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। परंतु आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, या तो फिर इसमें कांटेक्ट कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर डाल दीजिए, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, हम आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको भेज देंगे। आगे हम बात करेंगे परिचालन का लागत, जो हमें नेटवर्क लागत जो होती है, हमें बिजनेस चलाने के लिए जो लागत, एक होता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आप एक बार जो धंधा लगाते हैं उसमें शेड बनाना, ये करना, उसके अंदर जो मुख्य आपका जो पैसा लगता है वो, उसके बाद में आपको बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा आपको हाथ में चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो वो आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आपको बचा के रखना है, जिससे आप चूजे खरीदेंगे, आप अपना फीड खरीदेंगे, उसके बाद आप अपनी ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप दवाइयाँ खरीदेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए आपको लोगों को सैलरीज देंगे, तो इसके अंदर आपको ये पैसा बचा के रखना है। राजस्व का अनुमान, जिस तरीके से मैंने बताया, यह आप दोनों का टोटल लगाएंगे तो आपके पास में राजस्व आप कितना कमाएंगे उसका एक जनरल अनुमान करके रखिए कि आप अगर ये बर्ड जो है 3 किलो का हो जाता है तो वो उसकी कीमत 200 रुपए आपको मार्केट से मिलता है। तो मार्केट से मिलता है तो आपको कितना आपका कमाई होगा और कैसे कैसे आप एक रफ आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। और आप एक ब्रेक इवन का भी विश्लेषण कर दीजिए। अगर आपका 10 लाख रुपया लगा है और आप इतने इतने कमाते हो हर साल और प्रॉफिट कितना होता है, तो डिवाइडेड बाई ये इस तरीके से करके, अगर आपने लोन लिया है तो उसमें अपना इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए और बाकी की चीजें जोड़ के आप इसको एक ब्रेक इवन आरओआई कहते हैं, उसे आप
बना सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पूरे पैसे जो है वो वापस आ चुके होंगे और उसके बाद की जो कमाई होगी वो आपकी 100% खुद की होगी। यह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या क्या परमिट चाहिए, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। आप सबसे पहले उद्योग आधार से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ में एक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का आप एक रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी कर सकते हैं, परंतु यह बिजनेस के लिए इतना प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। अगर आप उससे बड़ा काम करना चाहते हो, लाखों में पोल्ट्री को बनाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक एफएसएसआई का भी रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो खाने और खाने में यूज होता है, तो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा। चुनौतियां और जोखिम। जहां बिजनेस होता है वहां रिस्क होता है। जहां बिजनेस आप करते हो तो आपके पास में रिस्क भी जरूर होता है। तो और पोल्ट्री फार्म में जो अगर रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क होता है इसके अंदर बीमारियां। मार्केट के अंदर अचानक कोई बीमारी आ जाए, जैसे कोरोना में आपने देखा था कि कई किसानों ने, कई पोल्ट्री फार्मर ने अपने चूजों को जमीन में दबा दिया था। उसका रीजन था क्योंकि मार्केट जो था बिल्कुल क्रैश हो चुका था, कोई भी चिकन खरीद नहीं रहा था। तो यह सालों में, मतलब सालों नहीं, 100 200 सालों में एक बार होता है। परंतु उसके अलावा दूसरी बीमारी भी है, जैसे बर्ड फ्लू है और ऐसी बीमारियां हैं जो आती है, लेकिन उसको आप प्रोक्योर कर सकते हो, उसको आप रोक सकते हो। जैसे आप अगर सही समय से आप उसका, आपके फार्म का अच्छे से डी इन्फेक्शन करते हो, अच्छे से उसको जो प्रोसेस है वो फॉलो करते हो, तो आपके फार्म के अंदर ये बर्ड फ्लू आएगा नहीं। और आप अगर सही से टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो उस तरीके का जो है आपके वहां पे कोल्ड से भी आपके बच्चे नहीं मरेंगे। और बहुत सी प्रोसेसेस होती है, आपको उसको फॉलो करनी है और जोखिम प्रबंधन की आपको एक रणनीति बना के रखनी है। अगर आपके फार्म के अंदर यह होता है, मान लो आपके फार्म के अंदर छोटा सा कोई ऐसी 2-4 बर्ड्स अगर कुछ हो जाता है, तो आपके पास में कुछ ना कुछ उसका बैकअप होना चाहिए, कहीं पर आप शिफ्ट कर सके या कुछ इस तरीके का हो सके। जैसे मान लो अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो गई और आपके ब्रूडर खराब हो गए, तो आपके पास में अल्टरनेट कुछ होना चाहिए, आकस्मिक योजना होनी चाहिए, जिससे आप इसको डैमेज कंट्रोल कर सके, अपना लॉस को है वो बचा सके। और लेकिन मित्रों, एक दोस्तों में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप 100 रुपए की, यह बिजनेस आपको 100 रुपए का 200 रुपए बना के देता है, इसके अंदर इतना इसका पोटेंशियल है। अगर वो 10 से 15 साइकिल के अंदर एक आध बार आपको इस तरीके का नुकसान होता है, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिट के अंदर एक नुकसान नजर आएगा, पूरा नुकसान नहीं नजर आएगा। दोस्तों, बिजनेस, हर एक बिजनेस के अंदर चुनौतियां होती है, उस चुनौतियों को पार पाड़ने के लिए ही जो है आपको आपकी योजनाएं तैयार करनी होगी। और आप योजनाएं जैसे जैसे आप बिजनेस करते जाओगे, आपको आराम से धीरे धीरे आइडिया आता जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियों से आप धीरे धीरे पार पड़ते जाओगे। जिस तरीके से मैंने अभी आप तक वीडियो के अंदर आपको बताया कि हमें बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे कैसे करना है, इस बिंदु को एक समरी के हिसाब से आपको बनाना होगा। जैसे शुरुआत आपने लैंड से किया, लैंड के बाद में आपको शेड किया, शेड के बाद में आपने चूजे कहाँ से खरीदने, क्या करना है, ये पूरा एक बिजनेस प्लान आपको देख के बनाना पड़ेगा। और जैसे आप बना देते हो, उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन भी शुरू करना होगा, और संसाधन और उसके बाद में आपको जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो भी करना होगा। अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यह एक बहुत खुशहाल एक पोल्ट्री फार्म दिखाया गया है। आपका भी पोल्ट्री फार्म कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दोस्तों, यह वीडियो के अंदर आपको कोई भी सवाल अगर आता है आपके दिल में, तो आप मेरे वीडियो के आखिर में मेरा कांटेक्ट डिटेल दिया गया है, उस कांटेक्ट डिटेल पे आप संपर्क कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, और यह कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस पोल्ट्री में शुरू करना है, तो आपको वह पोल्ट्री का बिजनेस का जो है बिजनेस प्लान भी मैं आपको दूंगा। आपको लोन कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको सब्सिडीज कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। सिर्फ आप संपर्क करें, जाने, आप अपना बिजनेस करेंगे तो अच्छा कमाएंगे।
यह हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है मित्रों, आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे, और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।